हम यहाँ पर एक क्वेश्चन इसको समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, ठीक है, नीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, कहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। ए बी सी डी करके यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसको हम लोग को कैसे करना था। जैसे अगर पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर देखो 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब कि यहाँ पर खुद बोल ही दिया कि 18 ही मॉलिक्यूल है, तो कैपिटल एन की वैल्यू को यहाँ पर 18 बता ही दिया गया। पहले ऑप्शन में वाटर के मॉलिक्यूल के नंबर हैं 18। अब दूसरे वाले में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर दूसरे में 1.8 ग्राम वाटर, यहाँ पर मास दिया गया है। मास देकर के आपसे पूछा जाए बताओ यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अब बताओ कैसे निकाल सकते थे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है तो n बराबर n इंटू Na करना था, ये तो करना था, ठीक है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो n इंटू Na करना है। वाटर अगर वहाँ पर क्या होता है मॉलिक्यूल पूछा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं n इंटू Na। अब सवाल आता है यहाँ पर, चलो ठीक है, Na तो एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल n को कैसे निकाला जाए। आप खुद एक पल के लिए यहाँ पर सोचो, मैं यहाँ पर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। इस साइड आपको यहाँ पर दिखेगा, अगर मोल की बात करते हैं यहाँ पर मास कितना है 1.8 है ग्राम में, और वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है, आप बताओगे 18, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो कहने का मतलब बी वाले ऑप्शन में मोल्स के नंबर, वाटर के मोल्स के नंबर कितने हैं 0.1, तो आप यहाँ पर इसको पुट करोगे, आप बताओगे 0.1 इंटू Na, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा हम सी वाले की बात करते हैं, तो अगर सी में चलते हैं, यहाँ पर 18 ग्राम दिया गया, ठीक है, 18 ग्राम है, तो यहाँ पर मोल के नंबर कितना आ जाएगा, आप बताओगे 18 मास अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये तो होता है। अगर वेट दिया है तो वहाँ पर फॉर्मूला मास अपान मॉलिक्यूलर वेट का चलता है, 18/18 हो जाएगा, 18 ग्राम बटे 18, तो आप बताओगे यहाँ पर 1 मोल आ गया। और यहाँ पर कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू Na। चलिए यहाँ पर बात करते हैं डी वाले में, आप ध्यान से समझो इसको। यहाँ पर क्या बताएगा 18 मोल, यहाँ पर ग्राम वगैरह नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट मोल दिया, मतलब एन की वैल्यू को बताया गया ये 18 मोल है। तो आपसे अगर पूछा जाए बताओ कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप बताओगे एन की वैल्यू को 18 रखो, 18 इंटू Na। अब आप खुद समझो, जितनी भी वैल्यू यहाँ पर दी गई तो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कहाँ पर है, आपको पता चलेगा यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में कितना है 18 इंटू Na। एक बड़ी वैल्यू तो खुद है ही 6.02 इंटू 10 की पावर 23 प्लस में है 23, ठीक है, एक बड़ी सी वैल्यू है, और यहाँ पर उसके आगे कितना रखा गया है यहाँ पर 18, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, डी वाली आ जाएगी, ठीक है। अगर कल को आपसे पूछ लिया जाता बताओ सबसे कम वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा तो आपने डी को लगाया, अगर सबसे कम पूछा जाता तो आपको पता है केवल 18, जिसको आप अंगुलियों पर गिन सकते हो, ठीक है, केवल 18 वाले में, इसके अलावा किसी को भी आप गिन नहीं सकते हो, काउंट नहीं कर सकते। तो सबसे कम पूछता तो ए को लगाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा गया तो यहाँ पर डी को लगाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस 2014 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कहा गया द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको कहा गया है कि रेशियो दिया गया किसका, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मासेस का रेशियो, मतलब मास ऑफ O2 अपान मास ऑफ Na2, इन दोनों का जो रेशियो है वो बताया गया 1:4 का मतलब 1/4 ये दिया गया, ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, मतलब NO2 अपान Na2, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। एन कैपिटल या यहाँ पर है क्या, अब तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अपान नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए NO2 अपान Na2, तो n बराबर क्या हो जाता है, आप बताओगे मोल इंटू मॉलिक्यूल्स बताना है ना, n बराबर क्या हो जाता है आपको ये पता है, यहाँ पर कैपिटल N बराबर n इंटू Na, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो आपने कहा ऑक्सीजन के नंबर की बात की जा रही है, ऑक्सीजन के मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर अपान नाइट्रोजन की बात हो रही है, नाइट्रोजन के मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो आप बताओगे ये तो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, मोल ऑफ ऑक्सीजन अपान मोल ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा ये बताओ मोल बराबर, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया वेट का रेशियो, तो आपको क्या करना है, मोल बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मास अपान मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करना है। चलिए यहाँ पर मोल ऑफ ऑक्सीजन अपान मोल ऑफ नाइट्रोजन ही हमको काउंट करना है, तो आप बताओगे मास
ऑफ O2 अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 अपान, फिर से यहाँ पर आप बताओगे मास ऑफ N2 अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं, इसको सही करते हैं, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और आपका यहाँ पर फॉर्मूला मास ऑफ O2 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 अपान यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ N2 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 आ जाता है। अच्छा ये बताओ, आपसे क्या बताया गया, मास ऑफ O2 अपान मास ऑफ NO2 कितना होता है, यहाँ पर रेशियो 1:4, वही तो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर देखो वही तो है, आपने यहाँ पर इनकी यहाँ पर 1:1/4 कर दिया इनटू। अच्छा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, आपको बताया यहाँ पर 28, और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो जाता है 32, कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पर, आप बताओगे 4 7 28, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/32, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 7:32 आ जाता है, क्योंकि हमको उतना ही सॉल्व करना है जितना आपका यहाँ पर ऑप्शन मैच कर जाए। तो इस हिसाब से आपका कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नीट में भी पूछे गए थे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मिलता जुलता पूछा गया था नीट 2015 में। तो कहने का मतलब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लोग यहाँ पर हम लोग वाटर का केस देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, अभी हम लोग 2 फॉर्मूले सीख चुके हैं मोल का। आपने कहा एक वेट के हिसाब से चल लेते थे, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास, ठीक है, ये पहला था। अब दूसरे की बात करते हैं, फिर से मोल का मैंने आपको बताया N/N, फॉर्मूला भूलना मत, ठीक है। 2 फॉर्मूले हो चुके हैं यहाँ पर। अब सवाल आता है यहाँ पर क्या हो जाता है, वाटर का केस आ जाए तो देखो क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार वाटर का केस आ जाता है, आपसे वहाँ पर मोल्स वगैरह का कलेक्शन पूछा जाता है, लेकिन आपको पता है 2 फॉर्मूले, ठीक है, एक वेट का एक नंबर के साथ, लेकिन कोई भी फार्मूला वहाँ पर मैच नहीं करता है। अब सवाल आता है उस कंडीशन में लोग कैसे फार्मूला यूज करें, क्योंकि आपको वहाँ पर वेट का कॉन्सेप्ट ना बताता है ना तो नंबर का, वहाँ पर वॉल्यूम दे देता है, आयतन दे देता है वाटर का, कह दिया जाएगा वाटर इतना वॉल्यूम लिया गया। अब सवाल आता है वॉल्यूम का तो कोई फार्मूला मिला नहीं यहाँ पर, ठीक है, 2 फार्मूले पढ़े, इसमें से कोई वॉल्यूम का नहीं था, लेकिन इसी से ही सॉल्व होता था। कैसे होता है मैं आपको बताऊँ। अगर हमसे कहा जाए वाटर की बात करते हैं और हमसे पूछा जाए डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की डेंसिटी की बात करते हैं, वाटर के घनत्व की बात करते हैं, बताइए डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाता है, तो क्या हो सकता है बताइए, ये होता है डेंसिटी कहा गया 1 ग्राम पर ml, वाटर की डेंसिटी, वाटर का मतलब प्योर वाटर की बात की जा रही है, ठीक है। फिर बताइए 1 ग्राम पर ml बात करो, या फिर 1 ग्राम पर cc भी कह सकते हो, या फिर कहते हैं यहाँ पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सबकी बात एक ही होती है। यहाँ पर कहा गया ml cc सेंटीमीटर क्यूब सब एक ही होते हैं, ठीक है, किसी भी रूप में आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं आपको ml याद है वहाँ पर ग्राम पर ml, कल को cc याद है, आपको पता ही नहीं चल रहा है वहाँ पर ये क्या है, ठीक है। तो कहने मतलब ग्राम पर ml की बात करें, ग्राम पर cc की बात करें और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं, सब में क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। डेंसिटी कितनी निकल के आती है, 1 निकल के आती है। और आपको पता है अगर वॉल्यूम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हमको पता है मास बराबर क्या हो जाता है, मास ऑफ वाटर की अगर कभी बात आए, मास ऑफ वाटर, तो द्रव्यमान बराबर आयतन कूड़े घनत्व तो चलता है, तो मास ऑफ वाटर बराबर आप कह सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डी, डी का मतलब डेंसिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला चलता है। किसी के भी मास की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, अगर उसका वॉल्यूम और डेंसिटी पता हो तो आपको पता है द्रव्यमान बराबर क्या हो जाता है, आयतन गुणे घनत्व, तो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब बात करते हैं वाटर का केस है, मास ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, m लिखे या फिर w लिखे, वॉल्यूम क्या होगा इसका हम बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और अभी आपको बताया डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप बताओगे मास ऑफ वाटर बराबर किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के, तो वाटर के केस में जो उसका वॉल्यूम होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाता है। याद रखना क्वेश्चन करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर सीखने होते हैं। मास अगर हमसे वाटर का केस आ जाए, वहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, जो भी वॉल्यूम है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, मास मान लेते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर, अगर कभी भी आपको दे दिया जाए 1 ml, ठीक है, 1 ml वाटर है, इसका मतलब ml मास में जाएगा तो किस में जाएगा, आप बताओगे 1 ग्राम वाटर में जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर मतलब उसका वेट कितना आ जाएगा, आप बताओगे 1 किलोग्राम वाटर, ठीक है। ऐसे हम लोग उसको करने वाले हैं। तो कहने का मतलब जो भी उसका वॉल्यूम दिया होगा वही हमारा मास होगा, अगर ml में है तो ग्राम में मास होगा, अगर किलोग्राम में है तो वो
अब बताओगे लीटर में है तो वो किलोग्राम में मास जाएगा। समझ में आया? अब चलिए यहाँ पर हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, कहा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.8 ml ऑफ वाटर। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है तो फॉर्मूला आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, n बराबर n इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1H2O। ठीक है, यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा यहाँ पर n इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1H2O। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अब सवाल ये आता है, यहाँ पर आपको पता है वाटर में अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रफ करते हैं, अब बताओगे वाटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर कितना हो जाएगा, अब बताओ 8 ऑक्सीजन में होता है, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये वैल्यू पता चल गई 10 होगी। अब सवाल आता है Na भी यहाँ पर एंश्योर आपका Na में दिया गया, इसको भी नहीं काउंट करना है। अब यहाँ पर n की बात करते हैं। n निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, या फिर बताया था n अपान Na। क्या कोई मैच करने वाला है? यहाँ पर डाटा आपको ml वॉल्यूम दिया गया है, ना तो वेट वाले में फिट हो रहा है ना तो यहाँ पर नंबर वाले में फिट हो रहा है। अब इसको कैसे किया जाए, तो यहाँ पर यही बताया गया अगर करना है तो हमको क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कहता था, वेट ऑफ H2O किसके बराबर हो जाएगा, अब बताओगे वॉल्यूम ऑफ H2O के, और वॉल्यूम कितना दिया गया यहाँ पर 1.8 ml। तो आप बताओगे वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 1.8 ml था, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में। तो कहने का मतलब वेट आपको पता चल गया यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूले में रखते हैं, तो 1.8 ml था, हमने इसको वेट मान लिया ग्राम में। तो अब बताओगे 1.8 मास मिल गया इसका, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट तो आपको बताया कितना होता है, 18 इंटू Na, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं एक वाटर में, 10। तो इसको काटा यहाँ पर कितना, 0.1। तो आप बताओगे n बराबर क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो n बराबर Na। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर के ही बराबर हो जाते हैं 1.8 ml में। चलिए यहाँ पर आते हैं अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। अगर 1 लीटर वाटर दे दिया जाए, वहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे, n बराबर n इंटू Na। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इस बार पूछा जा रहा है। आपको पता है सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पर n कैसे निकाला जाए, n निकालने की बात आएगी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब सवाल आता है यहाँ पर वेट कैसे मिले हमको, तो हमको पता है यहाँ पर वेट ऑफ H2O बराबर वॉल्यूम ऑफ H2O। अच्छा बताओ वॉल्यूम कितना दिया गया है यहाँ पर, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 लीटर दिया गया है, इसका मतलब आपका वेट कितना हो गया, 1 किलोग्राम। 1 kg वाटर दिया गया, समझ में आ रहा है सबको, इसका मतलब 1 लीटर वाटर का मतलब 1 किलोग्राम वाटर दिया गया है। और आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट तो मिल गया, लेकिन आपको पता है वेट हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर फॉर्मूले की तरफ। n बराबर आप बताओगे कितना, मास कितना है, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, इसको हम लोग क्या करते हैं ग्राम में रखेंगे, 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, 18। n की जहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर रख दिया, इनटू Na। आंसर आपका Na के साथ है। ठीक है, तो Na को हम लोग ऐसे रखते हैं। इसको जब यहाँ पर इसको काटते हैं तो ध्यान रखना है यहाँ पर कितना आ जाता है, 55.55। ठीक है, 55.55 Na आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया 55.55 Na। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको ये अप्लाई करना था। अगर वाटर के केस में आपको वॉल्यूम दिया गया है और आप वहाँ पर मास को ढूंढ रहे हैं, तो सिंपल सा तरीका, जो वॉल्यूम है उसी को मास मान लो। समझ में आया? चलिए यहाँ पर एक बात और सीखते हैं हम लोग, यहाँ पर नोट करके यहाँ पर सीखते हैं। अगर हमसे कह दिया जाए वेट ऑफ एनी स्पीसीज, एनी सिंगल स्पीसीज, ठीक है, कभी हमसे कह दिया जाए वेट ऑफ सिंगल स्पीसीज, तो उस कंडीशन हम लोग को क्या करना है, वहां पर वेट ऑफ सिंगल स्पीसीज की बात की जाए तो याद रखना वहां पर फॉर्मूला क्या, मोलर मास अपॉन Na होता है। ठीक है, कभी भी अगर किसी एक मॉलिक्यूल्स वगैरह की बात करें कि उस एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। आपका यहाँ पर फार्मूला बन जाता है। एक पल के लिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ ये फार्मूला कैसे बना। तो याद रखना मोल के कौन कौन से फार्मूले पढ़े हम लोग, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M, और अब दूसरा क्या पढ़ा था, N अपॉन Na।
ठीक है, ये फॉर्मूला चलता है, मतलब कि मोल का ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, इसका मतलब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और बताया गया सिंगल का मतलब क्या होता है, सिंगल का मतलब ये एक को बता रहा है, मतलब नंबर को बता रहा है, और नंबर क्या कह रहा है, वो एक है। किसका मतलब कैपिटल एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। अगर कैपिटल एन की वैल्यू को 1 रखा और हमसे W निकालना है तो आप क्या निकालोगे, तो W बराबर यहाँ पर n हुआ, तो आप बताओगे ये वैल्यू यहाँ पर ऊपर चली जाएगी कैपिटल M अपान n है। तो यहाँ पर जो भी वेट हम लोग निकाल रहे हैं वो किसके लिए, n की वैल्यू को 1 मान करके, मतलब किसी एक सिंगल की बात कर रहे हैं। और फॉर्मूला यहाँ पर n अपान n का मतलब m अपान n की मतलब क्या हो जाता है, m है यहाँ पर मोलर मास और n क्या है यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर। तो वो वेट आपको निकल के आएगा यहाँ पर किसी एक सिंगल के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं इसको। चलिए यहाँ पर दो क्वेश्चन देखते हैं, वेट ऑफ सिंगल स्पीसीज से जुड़ा हुआ यहाँ पर दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द मास ऑफ द सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल है, एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल है, उसका मास कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको मैंने फॉर्मूला वहाँ पर बता दिया। अगर वेट ऑफ H2O 1 H2O की बात कर रहे हैं, एक सिंगल H2O की बात हो रही है, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास अपान Na। मोलर मास कितना होता है इसका 18, और Na की बात करते हैं 6 × 10⁻23। ठीक है, वैसे वैल्यू कितनी होती है 6.02 × 10⁻23। ठीक है, हम लोग राउंड फिगर करके यहाँ पर 6 ही मान लेते हैं जब कैलकुलेशन की बात आती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और ये ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा -23। तो आप बताओगे 3 × 10⁻23, ये वैल्यू आ जाएगी सिंपल सी, और यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ये भी नीट में थोड़ा काफ़ी पहले पूछा गया था क्वेश्चन, द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड C60H122। ठीक है, पूछा गया क्या होगा इसका वेट किसी एक कंपाउंड। आ का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मतलब किसी एक सिंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 1 का पूछा गया। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। फॉर्मूला आपको ये रखना है मोलर मास अपान Na। मोलर मास ही सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर कार्बन की वजह से कितना हो जाएगा, आपको बताया कितने कार्बन है, एक का कितना होता है 12, कितने हैं टोटल यहाँ पर 60। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 720 इसका हो जाएगा, और वाटर का तो 1 होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, और यहाँ पर 122 है। तो आप बताओगे 122 कितना आ जाएगा, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 8 हुआ, 842। ठीक है, मोलर मास निकल के आया C60H122 का आ जाता है यहाँ पर 842। तो यहाँ पर अब बस आपको निकालना है क्या है यहाँ पर वेट ऑफ C60H122 बराबर आप बताओगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 842 अपान 6 × 10⁻23। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बताओगे यहाँ पर 140 गुणे 10 की घाते -23 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर हम लोग ऑप्शन के हिसाब से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1.40 × 10⁻21। ठीक है, इतना ग्राम आ जाएगा आपका आंसर, और आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब मैंने आपको यहाँ पर यही सिखाया कि किसी एक स्पीसीज का अगर वेट पूछा जाए तो उसका मोलर मास अपान Na करना है। दो एग्जाम्पल से मैंने आपको वहाँ पर इस बात को बताया। चलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर सीखा कि किसी एक सिंगल स्पीसीज़ का मास पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग यहाँ पर, डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया यहाँ पर एक एग्जांपल था, कहा गया आपको 1 मोल वाटर दिया गया। ध्यान से समझना इसको, आपसे कहा गया कि हमने आपको 1 मोल वाटर दिया है। ठीक है, अब इसके आगे की जानकारी आपको खुद देनी है। अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन एटम के कितने मोल होंगे, हाइड्रोजन एटम के मोल्स कितने होंगे, तो आपको बताया यहाँ पर एक अगर वाटर की बात करते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन एक वाटर में हाइड्रोजन के नंबर कितने होते हैं 2। तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, आप बताओगे 2 मोल। ठीक है, कितने हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, हाइड्रोजन एटम अगर 1 मोल वाटर दिया गया है और आपसे पूछा गया उसमें हाइड्रोजन एटम के नंबर कितने होंगे, आप खुद देख करके बता सकते हो। यहाँ पर 2 मोल H एटम होगा। ठीक है, ऐसा होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल वाटर में ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, तो आपको बताया कितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, 1 एटम की बात किया जा रहा है। आप बताओगे 1 मोल O एटम होगा। ऑक्सीजन एटम के नंबर कितने हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएगा। चलिए अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना होगा, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, H2। 2 हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को इसका मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो कितने H2 हैं यहाँ पर, केवल 1 H2 है। तो 1 मोल में कितना मोल होगा, 1 मोल H2 हो जाएगा। आप बताओगे 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H मॉलिक्यूल हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर हमसे कह दिया जाए कि ये बताओ
ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होगा, तो आपको कितना ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, दो ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, लेकिन यहाँ पर कितना है, एक। तो कहने का मतलब एक मोल में ऑक्सीजन एटम एक है, तो इसके मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, आपको याद रखना है यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को बनने के लिए कितने का कॉम्बिनेशन, दो का, और कितने एटम है, एक एटम है, और बनने के लिए कितने जरूरी है वहां पर, दो। तो आप बताओगे 1/2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये चलता है यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वहाँ पर कोई एक बड़ा सा कंपाउंड होगा जिसके मोल हम लोग को निकालने हैं वहाँ पर, उसके बाद उसमें से किसी एक छोटे से एटम का या फिर मॉलिक्यूल्स का वहाँ पर मोल पूछा जाएगा। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। एक मोल वाटर लिया तो इससे समझ में आया कितने हाइड्रोजन के एटम, दो हाइड्रोजन के एटम, मतलब एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम, आप बताओगे 2 मोल। कितने ऑक्सीजन एटम, एटम की बात कर रहे हैं, अकेला होता है तो एटम होता है, अकेला ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है, तो आप बताओगे यहाँ पर एक है तो आप बताओगे 1 मोल ऑक्सीजन एटम। लेकिन अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, दो हाइड्रोजन के मिलने से, और यहाँ पर H2 के नंबर 1 है, हाइड्रोजन 2 है लेकिन H2 का नंबर 1 है, तो आप बताओ एक मोल में 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होगा। ऐसे अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर बताओ वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे एटम की बात करते हैं तो 1 मोल कहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल की बात करते हैं यहाँ पर आधा हो जाएगा, मतलब हाफ मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में बताया गया द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10⁻24 कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर बताया गया CO मॉलिक्यूल इज, बताया गया अगर आपको 6.02 इंटू 10⁻24 कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए उसके अंदर बताओ ऑक्सीजन के ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये समझो ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है। ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर है, आपसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूल्स के मोल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के मोल आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं मास नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर टर्म चलता है ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल का मोल, ठीक है। ग्राम एटम लिखा होता है तो वहाँ पर एटम के मोल, ग्राम आयन का मतलब आयन के मोल। हाँ, अगर ग्राम ऑफ एटम लिखा होता है, ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम ऑफ आयंस लिखा होता है, उस कंडीशन को मास कहा जाता है। लेकिन डायरेक्ट ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम आयन है तो इसको हम लोग मोल्स कहते हैं। चलिए, तो कहने का मतलब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मोल कितना होगा अगर 6.02 इंटू 10⁻24 कार्बन मोनोऑक्साइड लेकर चलते हैं तो यहाँ पर क्या बताया गया, देखो यहाँ पर नंबर बताया गया कार्बन मोनोऑक्साइड के। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यही काउंट करते हैं आखिर कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल के नंबर कितने हैं, तब होता है n बराबर n/Na का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि नंबर की बात चल रही है। और नंबर यहाँ पर कितना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड का 6.02 इंटू 10⁻24, समझना है इसको। और Na की वैल्यू आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23, कैंसिल हुआ कितना आया, केवल 10 बचा। तो ओवरऑल आपको पता चला यहाँ पर मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना आया, 10। तो 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया और आपसे पूछा गया यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा, ठीक है। यहां पर समझते हैं हम लोग, यहां पर क्या बताया गया कि अगर एक पल के लिए आप समझो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, वहां पर अगर आपसे पूछा जाए कितने मोल कार्बन होंगे, कार्बन के कितने मोल होंगे, आप बताओगे 1 मोल कार्बन होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन एटम के मोल कितने होंगे, तो आप बताओगे एक ही तो दिख रहा है यहाँ पर, तो 1 मोल में एक ही होगा, आप बताओगे 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कितने मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे, और मॉलिक्यूल कैसे बनता है, 2 के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, यहाँ पर केवल एक ऑक्सीजन दिख रहा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कितना, 1/2, क्योंकि ऑक्सीजन के नंबर जितने हैं उसको यहाँ पर रखना है और कितने का कॉम्बिनेशन चलता है वहाँ पर मॉलिक्यूल बनने के लिए, 2 का, तो 1/2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ये चीज़ें चलती हैं। ये तो जब 1 मोल हुआ, लेकिन आपने यहाँ पर काउंट किया, आपको यहाँ पर पता चला कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल कितने हैं, 10 है। तो अगर यही चीज़ अगर आपसे कह दिया जाए बताओ 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो वहाँ पर आप खुद बताओ कार्बन के मोल कितने होंगे, आप बताओगे 1 में तो 1 मोल था, तो 10 में कितना हो जाएगा, 10 मोल, ठीक है। 10 मोल कार्बन एटम होगा। चलिए, अगर आपसे कह दिया जाए बताओ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 1 मोल में 1 ऑक्सीजन एटम चल रहा, तो 10 में कितना हो जाएगा, अब बताओगे 10 मोल
यहाँ पर ऑक्सीजन एटम। चलिए अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होगा, एक में अगर आधा है तो 10 में कितना हो जाएगा, 10 × 1/2 मोल ओ मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो और आपको बताइए कितना आ जाएगा, 5 मोल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मोल कितने आएंगे, 5 मोल, या फिर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चलता है। और यहाँ पर आपका कौन सा टिक हो जाएगा, आप बताओ, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये नीट में ही पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर सीखना है। चलिए हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। अगर एक बड़ा सा कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, एक बड़ा सा कंपाउंड है और आपको बताओ कैसे बना होगा, बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स वहाँ पर मिल करके उस बड़े से मॉलिक्यूल्स, बड़े से कंपाउंड्स को बनाए होंगे। अगर उस बड़े से कंपाउंड्स में किसी एक पर्टिकुलर एटम को पकड़ लिया जाए और हमसे कह दिया जाए कि इस बड़े से कंपाउंड के अंदर इस पर्टिकुलर एटम का वहाँ पर मोल कितना होगा, हम लोग उसको कैसे बताते हैं, यहाँ पर आते हैं, हम उसको समझते हैं। बताया गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट, अगर हमसे कह दिया जाए मोल ऑफ एटम, ठीक है, मोल ऑफ एटम की बात कर रहा है, किसी एक बड़े से कंपाउंड्स के अंदर किसी एक एटम के मोल की बात किया जा रहा है। तो आप बताओगे यहाँ पर मोल ऑफ एटम की बात किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर बताओगे मोल ऑफ कंपाउंड्स। जो भी वहाँ पर मॉलिक्यूल्स है या फिर जो भी बड़ा सा कंपाउंड है उसके टोटल मोल वहाँ पर कितने हैं, इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी किसका, जिस एटम का आप मोल निकालना चाहते हैं उसी का एटॉमिसिटी, उसके नंबर कितने उसके अंदर। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, वहाँ पर आसानी से बता सकते हैं वहाँ पर मोल के नंबर क्या हो जाएंगे। एक बार फिर से समझो, एक बड़ा सा कंपाउंड था, उसमें कोई एक छोटा सा एटम था और उस एटम के मोल के बारे में पूछा जा रहा है, उसके मोल कितने होंगे। तो मोल ऑफ एटम बराबर आपको याद करना है मोल ऑफ कंपाउंड इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है, उसके एटम्स के नंबर कितने उससे वहाँ पर गुणा करना है। चलिए जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन लोग। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लोग यहाँ पर देखते हैं और जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पर सीखा है वो आसान हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फास्फेट Mg3PO4 का होल ट्वाइस है विल कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, जिसके अंदर 0.25 ऑक्सीजन एटम कितना हिस्सा रखता है, अपना 0.25 रखता है। तो आपसे यहाँ पर एक बड़े से कंपाउंड का वहाँ पर मोल पूछा गया। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं हमेशा आपसे उस एटम का ही मोल पूछा जाए, कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो यहाँ पर आपको उस एटम का मोल दिया गया है, उस कंपाउंड का वहाँ पर मोल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग यही लगाते हैं, मोल ऑफ ओ एटम ऑक्सीजन एटम बराबर आप बताओगे मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस इनटू एटॉमिसिटी। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। ऑक्सीजन का मोल आपको दिया गया 0.25 बताया गया और मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसके मोल की बात करते हैं, यही तो निकालना है, Mg3PO4 का होल ट्वाइस। अच्छा बताओ ऑक्सीजन के मोल, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा चल रहा था, ऑक्सीजन के मोल की, तो यहाँ पर एटॉमिसिटी भी किसका रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन का। तो आप बताओ इस मॉलिक्यूल्स में, इस बड़े से कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। आप बताओगे 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यह हो जाएगी इसकी एटॉमिसिटी, वाटर के ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 8 आ जाती है। और आपसे पूछा गया मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस का बताओ। आप क्या बताओगे, ये वैल्यू आकर के यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, 0.25/8 हो जाएगा। और आपको बताया 8 3 24, यहाँ पर 0.03, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1 समथिंग करके आंसर आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को 2 स्टेप पीछे वहाँ पर शिफ्ट करते हैं, 3.1 × 10⁻⁻2 के आसपास वहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर टिक करें हम लोग, यहाँ पर हम लोग बी वाले को टिक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर समझ में आप सबको ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4FeCN का होल 6 है। ठीक है, इस बार कार्बन का मास पूछा जा रहा है और यहाँ पर एक बड़ा सा कंपाउंड दिया गया जिसके मोल दिए गए।
अब सवाल आता है कैसे पहुंचे वहाँ तक, मास तक कैसे पहुंचे। तो याद रखना, अगर कार्बन के मोल इस बड़े से कंपाउंड में, जिसके मोल के नंबर 0.5 है, अगर इस बड़े से कंपाउंड में कार्बन का मोल पता चल जाता, फिर कार्बन के मोल की मदद से हम लोग जानते हैं मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वहाँ से मास को आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला टारगेट होना चाहिए कार्बन के एटम के वहाँ पर मोल को तो निकाल लें, ठीक है, इस बड़े से कंपाउंड में, तब इसके मास की बात करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, मोल ऑफ कार्बन एटम बराबर, आप बताओगे मोल ऑफ K4 FeCN का होल 6 इनटू एटॉमिसिटी। आप बताओ कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है, एटॉमिसिटी तो रखना है यहाँ पर। आप बताओगे कितने कार्बन होने जाएंगे, Cn का होल 6 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है सबको, तो ये हो जाता है। और यहाँ पर मोल ऑफ कार्बन की बात करते हैं, कार्बन एटम की बात करते हैं, तो इसका मोल यहाँ पर दिया गया, आपको बताया गया 0.5 मोल है कौन, K4 FeCN6। तो आप बताओगे यहाँ पर 0.5 रख दिया इंटू 6, और 6 पंचे 30 हो जाएगा। आपको बताया कार्बन एटम की बात करते हैं, यहाँ पर 3.0, इसके मोल कितने निकल के आ गए, 3 मोल। तो कहने का मतलब इस बड़े से कंपाउंड के अंदर कार्बन के मोल के नंबर हैं 3, ठीक है। अब आपसे इसका मोल, यहाँ पर मास पूछा जा रहा है, तो आपको बताया मोल बराबर क्या हो जाता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चूंकि एटम है तो हम लोग यहाँ पर एटॉमिक वेट कहेंगे, ठीक है, एटॉमिक वेट, ठीक है। कार्बन एटम की बात हो रही है ना, तो उसके एटॉमिक वेट की बात होगी। और मोल अभी निकाल के आ रहे हैं, कितना हो रहा है यहाँ पर 3, और वेट, और एटॉमिक वेट कितना हो जाता है यहाँ पर 12। तो वेट बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 36 ग्राम। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना निकल के आ जाता है, कार्बन का वेट कितना हो जाएगा 36 ग्राम आ जाता है। तो ये क्वेश्चन था, कहने का मतलब इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया गया और क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके पहुंचे। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मोल का अगला फार्मूला हम लोग देखने वाले। अभी तक जितना हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर इसी से हम लोग का काम चल जाता था, ठीक है। मोल के 2 फार्मूले से, पहला कौन सा था मैंने बताया था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास, फिर दूसरा मैंने आपको बताया था N अपॉन Na से हम लोग उसको देख सकते थे। अब यहाँ पर तीसरा फार्मूला, अगर वॉल्यूम के टर्म से बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला आपको जनरेट करना है तो हम लोग चलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT की तरफ, ठीक है। PV बराबर nRT की तरफ चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आपको n दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी n की हम लोग बात करने वाले। तो n बराबर यहाँ पर आ जाएगा क्या, अगर आप खुद निकालो यहाँ पर, आप बताओगे PV अपॉन RT। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर बन के आता है, आइडियल गैस इक्वेशन से यहाँ पर बन के आता है। अगर आपको प्रेशर, वॉल्यूम, यहाँ पर R और T के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो आप वहाँ पर मोल को निकाल सकते हैं। R की वैल्यू याद रखना, यहाँ पर 0.082 रखना है हम लोग को यहाँ पर, ठीक है। और रही बात प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, वहां पर हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया जाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो वहां पर याद रखना वो STP या फिर NTP पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, एक चीज याद रखना, आपको हमेशा पता होना चाहिए एट STP, और जिसको लोग NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है, इनकी बात करते हैं। कभी STP या फिर NTP की बात करें और हमसे कह दिया जाए बताओ प्रेशर के बारे में कुछ बताओ, NTP पर प्रेशर कितना हो जाता है, आप बताओ कि प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो 1 ATM, या फिर हम लोग बात करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं 760 mmHg, ठीक है। अगर हमसे कह दिया जाए कि बताओ कितना प्रेशर होता है 1 STP पर या फिर NTP पर, तो याद होना चाहिए हमेशा ये फिक्स होता है 1 ATM प्रेशर या फिर 760 mmHg प्रेशर कहा जाता है। चलिए अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, कह दिया जाता है टेम्परेचर के बारे में बताओ कितना टेम्परेचर होता है STP पर, तो याद रखना डिग्री C की बात करेंगे 0, या फिर अगर हम लोग केल्विन की बात करते हैं 273 केल्विन, और R की वैल्यू यहाँ पर तो मैंने आपको बताया वो कितना 0.082, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब सवाल आता है कल को कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इसी फार्मूले पे आ जाए क्वेश्चन और हमसे कह दिया जाए STP पर वैल्यू बताओ। अब सवाल आता है कि STP पर जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर मोल के फॉर्मूले में रखने वाले हैं वो ATM वाला रखेंगे प्रेशर या फिर mmHg वाला रखेंगे। फिर सवाल आता है यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री C वाला रखेंगे, वहाँ पर जो T है, या फिर यहाँ पर केल्विन वाला। तो याद रखना यहाँ पर हमेशा प्रेशर जो होगा वो ATM वाला होगा, और जो यहाँ पर टेम्परेचर सिलेक्ट किया जाएगा वो कौन सा होगा, आप बताओगे वो केल्विन वाला लिया जाएगा।
तो ओवरऑल जब भी अगर एनटीपी का बात होगी यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर एनटीपी की तरफ लेके चलेंगे तो प्रेशर आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे प्रेशर 1 atm रखना है, टेम्परेचर को 273 केल्विन रखना है। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कैसे, चलिए मोल की बात करते हैं। मोल बराबर प्रेशर इनटू, अब एनटीपी की बात कर रहे हैं, एट एनटीपी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, एनटीपी की बात हो रही है। तो प्रेशर हुआ और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप बताओगे एनटीपी पे वॉल्यूम, एनटीपी अपान, अभी आपको बताया यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर इंटू टी। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। प्रेशर की वैल्यू एनटीपी की अगर बात कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा 1 atm वी एनटीपी अपान, आर की वैल्यू को बताया 0.082 होता है, टी की वैल्यू कौन सी रखनी है यहाँ पर, एनटीपी की बात हो रही है, 273 रख दिया यहाँ पर, 273 रख दिया। चलिए यहाँ पर मोल निकल के क्या आ जाएगा, जब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आएगा एनटीपी, वॉल्यूम एनटीपी पर, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक बहुत ही अच्छी वैल्यू आती है जिसको कहते हैं 22.4, 22.4। लेकिन एक चीज़ याद रहे, ये तब आता है जब यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम को लीटर में रखते हैं, जो एनटीपी पर वॉल्यूम है अगर उसको लीटर में रखते हैं तो एक फार्मूला बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है यहाँ पर, मोल बराबर वी एनटीपी अपान 22.4, ठीक है, मोल बराबर वी एनटीपी अपान 22.4। जब भी एनटीपी की बात आएगी तो यहाँ पर ऐसे करना है। अगर कर को आपको वहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम को लीटर में नहीं एमएल में दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए अब बता दो मोल का फॉर्मूला क्या सेम होने वाला है, वॉल्यूम एनटीपी अगर वो एमएल पे दे रहा है, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर 22,400 रख देंगे हम लोग, ठीक है, और ये बन के तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब एक फार्मूला और आया, इसी फार्मूले की बात कर रहे थे, पूरा जो डेरिवेशन मैंने यहाँ पर किया हम लोग इसी फार्मूले पे ही फोकस कर रहे हैं, वी एनटीपी अपान 22.4, वी एनटीपी अपान 22,400। समझ में आया सबको। अब हम लोग चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, लेकिन उससे पहले एक बात और मैं आपको और बता दूँ, कहीं क्या हो जाता है क्वेश्चन आता है, ठीक है, वहाँ पर कंपाउंड्स कौन सा लिया गया उसके बारे में बात नहीं करता है, ठीक है, बताया नहीं जाता यहाँ पर ये कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्या है, कुछ नहीं बताया जाता है, बस बता दिया जाता है हाँ फला है कोई एक कंपाउंड है। लेकिन हाँ वहाँ पर जब आपको कंपाउंड के बारे में नहीं पता है या तो उसका मॉलिक्यूलर वेट वो दे तब आप उसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में जान सकते हैं, या फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट और चलता है मैं आपको बताऊँ, मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट का बताया गया अगर कहीं पर आपको वेपर डेंसिटी दे दी जाए, ध्यान रखना वहाँ पर क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए कोई एक अननोन कंपाउंड है, कोई एक कंपाउंड एक्स नाम का है, उसकी वेपर डेंसिटी आपको दे दी जाए तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसका क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है, ठीक है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, कहा गया वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 35.5, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.55 ग्राम ऑफ द गैस एट एनटीपी इज। कहा गया वेपर डेंसिटी कोई एक गैस है, यहाँ पर कौन सी गैस है इसके बारे में नहीं बताया गया, तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया आपको बताया गया वेपर डेंसिटी बताई गई है 35.5 बताया गया। फिर आपको बताया गया द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 3.5 ग्राम, यहाँ पर आपको एक मास भी दे दिया गया, वेट आपको बताया गया 3.55 ग्राम ऑफ द गैस एस एनटीपी। एनटीपी पर वॉल्यूम पूछा जा रहा है आपसे, वी एनटीपी आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या वी एनटीपी पर वॉल्यूम को बता सकते हैं, तो आप बताओगे एनटीपी पर वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो आप बताओगे फॉर्मूला अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, क्या हो जाएगा वी एनटीपी अपान 22.4, ठीक है, 22.4 इसलिए क्योंकि आंसर में सब जहाँ लीटर की ही बात हुई है, ठीक है। अब सवाल आता है हमसे ये पूछा जा रहा है वी एनटीपी, तो आप बताओगे वी एनटीपी बराबर क्या हो जाएगा 22.4 इंटू एन, ठीक है, यही रखना है। तो कहने का मतलब बस अब मोल मिल जाता तो हम लोग यहाँ पर इसको रख देते और सॉल्व कर लेते। अच्छा बताओ मोल को कैसे निकाला जाए, आपको क्या दिया गया, मास ही तो दिया गया। अच्छा बताओ मोल का फॉर्मूला मास के साथ क्या हो जाएगा, आप बताओगे वेट अपान मोलिकुलर वेट, और वेट कितना दिया गया है, आप बताओगे वेट तो यहाँ पर 3.55 दिया गया। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट पूरे क्वेश्चन को पढ़ो कहीं पर है नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है, उसको पता था आगे चल करके मॉलिक्यूलर वेट आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए यहाँ पर वेपर डेंसिटी दिया गया 35.5, और मैंने आपको ये बताया मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर दिया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कितना है 35.5 हो गया, ठीक है, आपका ये मोल निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, ठीक है, इसी वैल्यू को वहाँ पर पुट कर देना, ठीक है, इसे फार्मूले में पुट करते हैं, ध्यान से समझना, वी एन टी पी
बराबर आ जाएगा 22.4 गुणे n, और n की यहाँ पर क्या रखने वाले हम लोग यहाँ पर 3.55 अपान 2 इंटू 35.5। ठीक है, आपको बताइए ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, और आपको बताइए ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11.2। तो ओवरऑल VNTP बराबर 11.2/10, सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.12, इतना लीटर आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको क्या समझना था, यहाँ पर वेपर डेंसिटी की वजह से मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना था और सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज़ करना था। ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पर मोल पूछा गया, यहाँ पर मोल को निकालने के लिए इनडायरेक्ट मेथड आपको मास दिया गया था और मॉलिक्यूलर वेट को निकालने के लिए हिंट दिया गया था, और आपसे पूछा गया था वॉल्यूम बताओ NTP पर, तो इसी फॉर्मूले की मदद से हमने वहाँ पर इसको सॉल्व किया और आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, और कहा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, कोई एक गैस है इन 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम एट NTP। कहा गया वॉल्यूम NTP पर आपको कितना दिया गया पता है, आपको 1 मीटर क्यूब दिया गया। अब सवाल आता है 1 मीटर क्यूब बराबर किसके हो जाता है, याद रखना यहाँ पर 10 की पावर 3 लीटर की बात कर रहा है, मतलब 1000 लीटर आपको दिया गया। जो गैस है उसका वॉल्यूम आपको 1 मीटर क्यूब देने का मतलब क्या, 10 की पावर 3 लीटर दिया गया, मतलब 1000 लीटर आपको दिया गया। तो ओवरऑल वॉल्यूम आपका निकल के आया यहाँ पर 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर निकल के आता है, और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ मोल बताओ, तो फॉर्मूला क्या चलता है आप बताओगे, n बराबर VNTP अपान 22.4। ठीक है, VNTP पर वॉल्यूम लीटर के साथ यहाँ पर 1000 है। ठीक है, 22.4 से इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो जा करके यहाँ पर 44 पॉइंट समथिंग करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप टिक करोगे, यहाँ पर डी वाला आ जाता है। ठीक है, 44 पॉइंट समथिंग करके आएगा, अब इसको सॉल्व करना तो यहाँ पर डी वाला आ जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर समझना यही था कि फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आता है, आपको हो सकता है डायरेक्टली वहाँ पर क्या मोल पूछा जाए तो मोल पूछ लिया जाता है, वॉल्यूम दे करके वहाँ पर आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लोग सीखते हैं, डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ गैस एट NTP और STP। अगर डेंसिटी का कैलकुलेशन मेरे को करना है वहाँ पर, चाहे STP की बात करते हैं चाहे NTP की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर अगर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसको लेकर के फिर से आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ से, कैसे आया फॉर्मूला, तो PV बराबर चलता है कॉन्सेप्ट nRT का, ध्यान से समझना। ठीक है, फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा पता है कैसे आया है तो कल को अगर आप भूल जाते हैं तब भी आप वहाँ पर जल्दी से उसको डिराइव कर सकते हो। चलिए अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाता है आपको पता है, यहाँ पर चलता है मास अपान डेंसिटी, यही तो होता है मास अपान डेंसिटी। अच्छा यहाँ पर मोल है, मोल को अगर हम लोग पुट करना चाहें क्योंकि इससे हम लोग डेंसिटी को निकालना चाहते हैं, PV बराबर NRT में कहीं पर डेंसिटी का टर्म नहीं था, हमने वॉल्यूम को डेंसिटी के टर्म में चेंज किया, मास अपान डेंसिटी किया। फिर अगर मोल की बात करते हैं तो मोल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको पता है मास अपान कैपिटल M का मतलब मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। अच्छा ये बताओ यहाँ पर ये भी वेट को बता रहे हैं, ये भी वेट को बता रहे हैं, ये कैंसिल हुआ। तो डेंसिटी की बात करते हैं, अगर डेंसिटी को इस साइड लेके जाते हैं तो यहाँ पर बचा हुआ टर्म इधर आ जाएगा, आपका फॉर्मूला PM अपान RT बन जाता है। ध्यान से समझना, यहाँ पर PM अपान RT बन के तैयार हो जाता है। अब आपके ऊपर इस फॉर्मूले को आप कैसे लेके चलते हो। तो डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी की बात की है तो डेंसिटी बराबर PM अपान RT आ जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसी फॉर्मूले की मदद से, अगर हमसे कह दिया जाए एट STP, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखा है STP और NTP की बात करें, अगर STP और NTP की बात करते हैं तो यहाँ पर डेंसिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। अगर डेंसिटी ग्राम पर लीटर की बात करते हैं यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो जाएगा। प्रेशर आपको बताया, मैंने आपको पहले ही बताया NTP पर प्रेशर कितना 1 atm, और मॉलिक्यूलर वेट जो होगा तो उसको यहाँ पर रहने पड़ेगा। फिर R की वैल्यू को बताया था 0.082 होता है, और T की वैल्यू क्या है 273 केल्विन। फिर से डेंसिटी ग्राम पर लीटर की अगर बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर बचेगा ऊपर केवल कैपिटल M, कैपिटल M का मतलब कह सकते हैं मोलर मास। ठीक है, यहाँ पर लिख दें मोलर मास अपान, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, फिर से कितना आ जाएगा 22.4। तो NTP पर अगर डेंसिटी हमसे पूछी जाए ग्राम पर लीटर में, तो हम लोग कहेंगे मोलर मास को 22.4 से डिवाइड कर दो, या फिर कह दिया जाए नहीं
हमको डेंसिटी ग्राम पर ml में चाहिए या फिर cc में चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर मोलर मास अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा 22,400 हो जाता है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए ये चीज़ हो गई, समझ में आया सबको। तो कहने का मतलब डेंसिटी आपके ऊपर, अगर एनटीपी की बात कर देता है तो वहाँ पर एक फार्मूला भी आपको याद है, ये नहीं याद है आप डिराइव भी कर सकते हो, इस फार्मूले की तरफ जा सकते हो। लेकिन एक दूसरी बात, एनटीपी से हटके मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मान लिया उसने क्या कर दिया, ध्यान से समझना, पीएम अपान आरटी आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला। क्वेश्चन में प्रेशर टेम्परेचर खुद दे रहा है वो। अगर आप खुद देखो यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कांस्टेंट होगी, आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट कभी बदलता नहीं है, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट बदलेगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर 44 होता है 44 होगा, चाहे जहाँ पर भी रखो, किसी भी फॉर्म में रखो, ठीक है। और आर की वैल्यू भी वो भी नहीं बदलने वाली। यहाँ पर आप क्या बदल सकते हो, आप प्रेशर को बदल सकते हो और टेम्परेचर को बदल सकते हो। तो कहने का मतलब कैपिटल एम कैपिटल आर कॉन्स्टेंट होगा, तो आपकी जो डेंसिटी होगी किन बातों पर डिपेंड करेगी, आप बताओगे प्रेशर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेशन आएगा और टेम्परेचर के साथ इनवर्स का रिलेशन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई भी गैस है अगर उसकी डेंसिटी को आप चाहते हो कि मैक्सिमम डेंसिटी रखे, तो आपको क्या पता चलना चाहिए, तो जो भी गैस होगा उसका प्रेशर क्या होना चाहिए ज़्यादा और टेम्परेचर क्या होना चाहिए वहाँ पर कम होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ से ये समझ में आता है, अगर डेंसिटी को हम क्या करते हैं, किसी गैस के प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाए तो क्या हो जाएगा, खुद सोचो, टेम्परेचर को घटाया तो फिर से डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए कॉन्सेप्ट ये चलता है, अगर किसी गैस की डेंसिटी आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए प्रेशर ज़्यादा हो और उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर जो मैंने आपको अभी बताया, डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली टेम्परेचर के इन्वर्सली, हाईएस्ट डेंसिटी चाहिए तो प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो उससे जुड़े हुए दो क्वेश्चन लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया, द डेंसिटी ऑफ द नियॉन विल बी हाईएस्ट एट, ठीक है। गैस है जिसका नाम है नियॉन और आपसे पूछा गया है इसकी डेंसिटी हाईएस्ट कहाँ पर होगी, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, हम ऐसे ऑप्शन का सिलेक्शन करने वाले जहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा हो और टेम्परेचर सबसे कम हो, ठीक है। पहला ऑप्शन बताया गया एसटीपी, और एसटीपी पर आपको पता है क्या समझ में आता है, आपको प्रेशर होता है 1 atm, ठीक है। और टेम्परेचर की बात करते हैं अगर 0 डिग्री सी आता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो पहले में ये हुआ। दूसरे में बताया गया 0 डिग्री सी टेम्परेचर और 2 atm प्रेशर। थर्ड में बताया गया टेम्परेचर को 273 डिग्री सी में लिखा गया, केल्विन में नहीं, और प्रेशर को 1 atm किया गया। और फोर्थ वाले की बात करते हैं, टेम्परेचर को काफ़ी हाई फिर से 273 केल्विन किया गया और प्रेशर को 2 atm। तो इस हिसाब से आपको लगता है सबसे कम टेम्परेचर और सबसे हाई प्रेशर कहाँ पर है, तो आप बी वाले पे जाओगे क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, ठीक है। इसके बराबर एसटीपी वाला जो पहले वाले के बराबर टेम्परेचर है, लेकिन केवल टेम्परेचर नहीं, साथ ही साथ इसका प्रेशर इससे ज़्यादा है, इसका केवल 1 atm, इसका क्या हो जाता है 2 atm। तो इसका प्रेशर हाईएस्ट है और टेम्परेचर क्या है, लोवेस्ट है। तो आप बताओगे यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल गैस विल हैव मैक्सिमम डेंसिटी व्हेन, कोई आइडियल गैस है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कब हो जाएगी, तो आपको क्या पता है, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए प्रेशर कम। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा प्रेशर चारों ऑप्शन में कौन सा, आपने बताया बी वाले में, चलो ठीक है, प्रेशर तो इसमें हुआ ज़्यादा। फिर बात करते हैं टेम्परेचर सबसे कम कहाँ है, आप बताओगे बी वाले में, केवल कितना है 150 केल्विन। तो आप बताओगे यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपका बी वाला। जब आप बताओगे उस गैस की मैक्सिमम डेंसिटी इस वाले बी वाले ऑप्शन पे सबसे ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आया सबको। चलिए हम लोग यहाँ पर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा कंपाउंड दिया जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर उस बड़े से कंपाउंड के अंदर एक छोटे से एटम, कोई एक पर्टिकुलर एटम होगा, ठीक है, उसकी वहाँ पर परसेंटेज बताई जाएगी कि इसका जो हिस्सा है उस बड़े से कंपाउंड में इतना % का हिस्सेदारी करता है वो। तो बताओ उसके हिस्सेदारी की वजह से उस बड़े से कंपाउंड का कम से कम कितना मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट उसका कितना होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा हूँ इस टाइप का कैसे आने वाला है। तो आप बताओगे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो याद रखना किसी एक पर्टिकुलर एटम की वजह से एक बड़े से कंपाउंड में कितना मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होगा, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बराबर आपको यहाँ पर याद रखना है, फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एटम, ठीक है। जो भी एटम्स है वहाँ पर
ठीक है, जिसके आप परसेंटेज वहाँ पर दिया गया है, उसको क्या करना है हम लोग को यहाँ पर उसका एटॉमिक वेट लिखना है अपान, यहाँ पर लिखना है आपको परसेंटेज ऑफ एटम। ठीक है, जो एटम है उसकी परसेंटेज को लिखना है वहाँ पर। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है वहाँ पर। बड़ा सा कंपाउंड होगा, ठीक है, उस बड़े से कंपाउंड में किसी एक छोटे से एटम का परसेंटेज दिया जाएगा, उस परसेंटेज की वजह से बताया कि आपको अनुमान लगाना है कि कितना कम से कम मॉलिक्यूलर वेट उसका होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम Fe इन परऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम। एक बड़ा सा कंपाउंड जिसका नाम है परऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम है, उसमें सेलेनियम का परसेंटेज बताया गया है 0.5% है बाई वेट। ठीक है, वेट के हिसाब से वो क्या होता है 0.5 हिस्सा वहाँ पर कवर करता है, और इसका एटॉमिक वेट यहाँ पर बताया गया 78.4 है। ठीक है, 78.4 इसका एटॉमिक वेट बताया गया। फिर आपसे कहा गया देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ परऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज। अगर सिलीनियम परऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम में 0.5% की हिस्सेदारी रखता है अपने वेट के हिसाब से, तो बताओ इसकी वजह से उस परऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो हम लोग यहीं पर सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में मैंने आपको बताया था 100 इनटू एटॉमिक वेट ऑफ द एटम कितना लिखा गया यहाँ पर 78.54, और परसेंटेज बताया था आपको कितना परसेंट 0.5 है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 0.5। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ पर 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, ठीक है, इतना और ये आ जाएगा। तो इतना आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, इसको आप इस भाषा में लिखो, या फिर आंसर जिसमें दिया गया हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 आ जाएगा 1.568 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर 4। ठीक है, ऐसा आ जाता है। और आप बताओगे यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब इस टाइप का कॉन्सेप्ट कब यूज़ किया जाएगा, बड़ा सा कंपाउंड होगा, उसमें एक छोटा से एटम की परसेंटेज बताई जाएगी, उस एटम की परसेंटेज के हिसाब से मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए। तो फॉर्मूला 100 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एटम अपान परसेंटेज ऑफ एटम से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बताइए कि एक बड़ा सा कंपाउंड इस बार फिर से लेके चलते हैं, और इस बड़े से कंपाउंड में कोई एक पर्टिकुलर एटम है और उसके नंबर कितने हैं वहाँ पर हम लोग कैसे बता सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, उस बड़े से कंपाउंड्स में उस छोटे से एटम के परसेंटेज को बताया जाएगा कि पर्टिकुलर जो एटम है उस बड़े से कंपाउंड में इतने हिस्सेदारी करता है बाई वेट वो, तो बताओ उसके नंबर कितने होने चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है। कहा गया यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स। तो कहने वाले हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल्स में नंबर कितने होंगे एटम्स के, अगर वहाँ पर उसकी परसेंटेज दी जाए तो याद रखना यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज जो भी है अपान 100, उस एटम की जो भी परसेंटेज है अपान 100 इंटू यहाँ पर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जो भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट किसका होगा, जिस एटम की हम लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसके नंबर ऑफ एटम्स को निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को निकालना चाहते हैं, उसका एटॉमिक वेट को यहाँ पर रखते हैं। तो फॉर्मूला बन के यहाँ पर तैयार हो जाता है। एक बार फिर से समझो, एक बड़ा सा कंपाउंड होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी आपको दिया जाएगा, उस बड़े से कंपाउंड में एक छोटा सा एटम होगा, उसकी हिस्सेदारी होगी वहाँ पर कुछ परसेंट की, और आपसे पूछा जाए कि बताओ उसका मॉलिक्यूलर वेट, वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए इस हिस्सेदारी के साथ। तो आप बताओगे नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो उसकी जो भी परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड करो इंटू वहाँ पर जो भी कंपाउंड है, बड़ा सा कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो दिया गया उसके मॉलिक्यूलर वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाऊँ, कहा गया हीमोग्लोबिन कंटेन 0.334% ऑफ आयरन बाई वेट। हीमोग्लोबिन एक बड़ा सा कंपाउंड है, उसमें आयरन कितना हिस्सा रखता है 0.334% बाई वेट हिस्सेदारी रखता है। फिर बताया गया द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया हीमोग्लोबिन का लगभग 67200, इतना बताया गया इसका मॉलिक्यूलर वेट है। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स,
जिसका एटॉमिक वेट 56 बताया गया, प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो कहा गया एक हीमोग्लोबिन है जिसमें आयरन क्या करता है 0.334% की हिस्सेदारी रखता है। तो बताओ इस हिस्सेदारी की वजह से उस हीमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन के एटम्स होने चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप बताओगे नंबर ऑफ Fe एटम की बात कर रहे हो यहाँ पर इन हीमोग्लोबिन, तो परसेंटेज कितना है, आप बताओगे 0.334 है, 100 से डिवाइड किया इनटू पूरा मॉलिक्यूलर वेट कितना है उस हीमोग्लोबिन का बताया गया 67200 है। और एटॉमिक वेट कितना बताया गया यहाँ पर बताया गया 56, ठीक है, 56 आ जाता है 56। और आप इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू लगभग क्या आ जाएगी 4.0086 ऐसे आसपास आ जाएगा। तो कहने का मतलब लगभग हम लोग कितना मान लेंगे 4। तो एक हीमोग्लोबिन में आयरन के कितने एटम्स निकल के आते हैं, आप बताओगे 4 के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा टिक करेंगे हम लोग यहाँ पर 4। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग अगला टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और वहाँ पर फॉर्मूला पूछा जाएगा, बताओ कौन सा फॉर्मूला बनता है यहाँ पर कंपाउंड का, तो हम लोग कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला टाइप ऑफ फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, पहला हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं। एक सिंपल सा मतलब होता है यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करें, कहा गया किसी भी कंपाउंड्स में एटम्स का एक सिंपल रेशियो कितना पाया जाता है। एक सिंपलेस्ट फॉर्म एटम की अगर हम लोग बात करते हैं एक कंप्लीट नंबर के साथ क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमको पता है बेंजीन की बात करते हैं C6H6 है, लेकिन इसका अगर आपसे पूछा जाए सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। आपको पता है यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो दोनों को क्या किया 6 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे वहाँ पर CH आ जाएगा। जैसे हमको पता है C6H12O6 की बात करें, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई कंपाउंड है ग्लूकोज का, हमसे पूछा गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं और हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म याद रहे, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए, कंप्लीट नंबर के साथ हो। तो हमने क्या किया, सबको 6 से डिवाइड किया और आपका यहाँ पर CH2O बन जाता है, ठीक है। तो CH2O एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका बन जाता है, C6H12O6 ग्लूकोज का हो जाता है। एक दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला चलता है बताया गया जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे, ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड्स में आखिर एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, उसको अगर जो एग्जैक्टली बताता है उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं। जैसे कि यही बात हो जाती है, अगर कह दिया जाए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बताओगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करते हैं यहाँ पर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप बताओगे हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो कहने का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको यहाँ पर ये बताएगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम 6 पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो ये कौन बताएगा आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पर आप बताओगे एक सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। कहा चलो ठीक है, समझ में आया इतना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एम्पिरिकल फॉर्मूला से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर याद रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर हो जाता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला में कोई एक वैल्यू n है, n एक नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4, ठीक है, अगर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूले से मदद से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। चलो ठीक है, लेकिन n की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो n की वैल्यू को निकालने के लिए बताया गया यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, या फिर कह सकते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, मॉलिक्यूलर
मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मास का मतलब यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला का मास मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना है अपॉन मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास मतलब कितना उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट कितना है उसका अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो जो भी एम्पिरिकल फार्मूला है वहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ठीक है, उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक कंप्लीट नंबर के आसपास वैल्यू आएगी, उसी को हम लोग को यहाँ पर n कहते हैं, और इसी n की वैल्यू को एम्पिरिकल फार्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। एक बार फिर से समझो, यहाँ पर मैंने बताया एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कंप्लीट नंबर ऑफ एटम्स को बताता है, फिर बताया कि दोनों में रिलेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला हो जाता है। n एक कंप्लीट नंबर होगा, अगर n की बात करते हैं n क्या हो सकता है, आप बताओगे मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो भी वेट है, जो भी मास है, उसको क्या करना है एम्पिरिकल फार्मूले के वेट से डिवाइड कर देना, n की वैल्यू वहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर सबसे मेन है इसके क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग कैसे एम्पिरिकल फार्मूले को कैसे निकालते हैं इसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपको कोई एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में वहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो एलिमेंट्स की वहाँ पर क्या हो जाएगा एक बड़े से मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी परसेंटेज आपको दी जाएगी, और वहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट आपको वहाँ पर क्वेश्चन में दिया जाएगा, या फिर आपको पता होना चाहिए। अगर वहाँ पर नॉन एटम्स देते हैं तो वहाँ पर उसके बारे में आपको तो पता ही होगा, ठीक है। अगर कोई वहाँ पर इमेजिनरी देते हैं, कोई XYZ करके ऐसा देते हैं तो उसके बारे में वहाँ पर बताया जाएगा, और उनकी मदद से हमसे पूछा जाएगा वहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनता है, हम लोग इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इन अ कंपाउंड्स X is 75.8% and Y is 24.2% बाई वेट। कोई एक कंपाउंड था जिसमें X इतना परसेंटेज हिस्सा रखता है और Y क्या करता है 42.4% का हिस्सा रखता है वहाँ पर। कहा गया इफ एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Y आर 24 एंड 16, इनके एटॉमिक वेट को बताया गया रेस्पेक्टिवली, देन द फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले जितना डाटा लिखा था मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाकर लिख दिया, एलिमेंट्स कौन कौन थे, X और Y थे, परसेंटेज 75.8 था X का, 24.2 था Y का, एटॉमिक वेट लिखा गया 24 इसका होता है X का, और Y का होता है यहाँ पर 60। इसके आगे आपको क्या करना है, आपने अगर इतना सच में ढूंढ लिया है तो अगले टेबल में आपको क्या करना था, जो भी परसेंटेज है, परसेंटेज को क्या करना है उन्हीं के एटॉमिक वेट के साथ डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पर परसेंटेज था 75.8, इनको डिवाइड कर दिया 24 से, यहाँ पर परसेंटेज थी 24.2, इसको डिवाइड कर दिया 16 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.1 के आसपास ये आएगा, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग 1.5 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आता है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर क्या करना है, अगले टेबल में हम लोग को यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो देखना है। सिंपलेस्ट रेशियो ये क्या होता है, ध्यान देना, सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब ये होता है कि परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, जितने भी एलिमेंट्स थे जिसमें से सबकी वैल्यू, आपको सबकी वैल्यू को चेक करना है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, जैसे यहाँ पर इस वाले y की वैल्यू कितनी 1.5 है, ये कम वैल्यू है, ये तो 3.1 है, ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू कम है उसी से क्या करना है, सबको डिवाइड कर दोगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे यहाँ पर 1.5 पे कम वैल्यू है तो हमने क्या किया, इसी वैल्यू को क्या किया, यहाँ पर x की जो परसेंटेज आई थी, यहाँ पर परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट का जो वैल्यू आई थी उससे डिवाइड कर दिया 1.5 को, ठीक है। यहाँ पर 1.5 है, इसको भी क्या किया, इसी के वैल्यू से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे छोटी थी, तो जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसी से यहाँ पर 2 दिया गया, हो सकता है कल को 4 दे दिया जाए, जितने भी एलिमेंट होंगे जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी उसी से सबको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या किया, इसको डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी निकल के आई बताओ, यहाँ पर 2 आ जाएगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो रेशियो क्या निकल के आया यहाँ पर आप खुद बताओ, रेशियो आपका निकल के आता है ये 2 है और ये 1 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x कितना है, x की वैल्यू निकल के आई, कितने नंबर में होंगे 2, और y की कितनी होगी 1, तो आपका यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन के तैयार हो जाएगा, आप बताओगे यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला x to y बन के तैयार हो जाता है। एक बार फिर से समझो इस टाइप के क्वेश्चन को, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को क्या करना है, वहाँ पर सबसे पहले कितने एलिमेंट्स है उसको लिखा, फिर उसकी परसेंटेज क्या है उसको लिखा, उनके एटॉमिक वेट को लिखा, ठीक है।
इतना तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया जाएगा, इसके आगे आपको खुद करना है। फिर क्या करना है, परसेंटेज जो भी है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया, कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर आएगी। फिर इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी से सबको फिर से डिवाइड करना है, तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड किया, यहाँ पर वैल्यू आपकी आ गई और आपने यहाँ पर रेशियो बनाया। कभी कभार क्या हो जाता है, यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग निकालते तो हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है, एक कंप्लीट नंबर के साथ नहीं आती है। तो हम लोग का टारगेट ये होता है उसके आसपास का जो कंप्लीट नंबर होगा हम लोग उसका सिलेक्शन करते हैं। जैसे कल को यहाँ पर क्या आ जाए, कहीं पर वैल्यू 5.9 आती है तो इसके आसपास की वैल्यू क्या है, 6। एक कंप्लीट नंबर का सिलेक्शन करते हैं, वहाँ पर हम लोग 6 ले लेते हैं। लेकिन कल को अगर वैल्यू आप सॉल्व कर रहे हैं कहीं पर 1.5 आ जाए तो बताओ इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग ना तो 1 की तरफ जा सकते हैं ना तो 2 की तरफ जा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, किसी एक सूटेबल संख्या से, लेकिन एक चीज़ याद रहे, जिस संख्या से आप उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी संख्या से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी डाटा है। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो एक कंप्लीट संख्या आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखा जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और देखते हैं, उससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बताया गया हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन, द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड्स इज 30 और मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, इस बार इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं, मॉलिकुलर फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के यहाँ पर कंपाउंड है। तो आपके एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो आपको पता है कार्बन का कितना 12, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना 1 आ जाता है। चलिए परसेंटेज यहाँ पर आपको खुद देखना है, यहाँ पर केवल कार्बन की परसेंटेज बताया गया। कार्बन अगर 80% है तो बचा हुआ पार्ट किसके हिस्से में जाएगा, 100 का। अब बताओगे 20% यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अगले स्टेप में मैंने आपको बताया था परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट कर देना था, सिंपल सा है कि नहीं है। अब बताओगे 80 बाई कितना किया 12, यहाँ पर 20 बाई कितना किया 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। अब बताओगे यहाँ पर लगभग 6.6 के आसपास आंसर आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाता है। फिर अगले स्टेप में मैंने आपको बताया था सिंपल रेशियो निकालना था। क्या करना था, सिंपल रेशियो कैसे निकाला जाता है, जो वैल्यू इन सब में से छोटी होगी उसी से सबको डिवाइड करना था। कौन छोटी, यहाँ पर 6.6। आपने कहा 6.6 डिवाइडेड बाई 6.6 किया तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर 20 को किससे डिवाइड किया, 6.6, 6 3 18, यहाँ पर भी ये 3 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या बन के आया, यहाँ पर ध्यान देना, आपका रेशियो निकल के आता है 1 और 3। तो इंपीरिकल फॉर्मूला देखो, कभी भी मॉलिकुलर फॉर्मूला की तरफ पहुंचना है तो उससे पहले आपको इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3, तो CH3 यहाँ पर जो आता है ये आपका इंपीरिकल फॉर्मूला है। हालांकि एक ऑप्शन यहाँ पर लिखा गया है लेकिन आपसे मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछा गया, इसको टिक नहीं करना है। अब सवाल आता है मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा। मैंने आपको बताया था मॉलिकुलर फॉर्मूला बराबर n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला करना था, किसी एक नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो नंबर कैसे आने वाला है, n बराबर आपको बताया था मॉलिकुलर वेट किसका, ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला अपॉन मॉलिकुलर वेट किसका, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा ये बताओ इंपीरिकल फॉर्मूला ये है, इसका मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हो क्या आप बताओगे कार्बन कितना है 1 तो 12, हाइड्रोजन कितना है 3 तो कितना हो जाएगा 15। तो इंपीरिकल फॉर्मूला का मॉलिकुलर वेट यहाँ पर निकला है 15। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर मॉलिकुलर फॉर्मूले, यहाँ पर मॉलिकुलर वेट किसका, मॉलिकुलर फॉर्मूला का, तो मॉलिकुलर वेट कैसे निकाला जाए। आपको बताया गया हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन और यहाँ पर बताया गया वेपर डेंसिटी कंपाउंड की दी गई है 30, उस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी 30 दी गई है, वहाँ पर मॉलिकुलर वेट नहीं दिया गया है कंपाउंड का। लेकिन हमको पता है मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर वेट बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। तो अब आपको अगर n की वैल्यू को निकालना है, आप बताओगे क्या, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 60 और इंपीरिकल फॉर्मूले की वैल्यू कितनी निकल के आई 15, तो 15 चौका 60, यहाँ पर 4 आ जाता है। n की वैल्यू कितनी निकल के आई 4। अगर हमसे कह दिया जाए मॉलिकुलर फॉर्मूला बराबर क्या आ जाएगा, आप बताओगे 4 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था CH3 और ये वैल्यू यहाँ पर नीचे काउंट होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, आप बताओगे C4 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C4H12 आ जाता है और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अब बताओगे C वाला हो जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि आप चाहो तो यहाँ पर ऑप्शन को देख करके वैसे भी टिक कर सकते थे, इतना आप नहीं कर सकते थे वहाँ पर, ठीक है। और लगभग आप मान के चलो
बहुत ही कम चांसेस होते हैं वहाँ पर ऐसे दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट आपको मिलेगा जिसके सेम हो। तो आपको बताइए यहाँ पर सबका आपको क्या करना था, क्योंकि आपको यहाँ पर वेपर डेंसिटी की मदद से पता चल जाएगा कि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो भी बनेगा इन चारों में से उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 60 होना चाहिए था। अगर आप इस सब में से सबका अगर मॉलिक्यूलर वेट चेक करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C4 है तो 12 चौक 48, यहाँ पर आ जाएगा 42, 48 आ जाएगा और हाइड्रोजन का 12। तो आप बताओगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। तो केवल सी वाला ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 60 आता है। तो आप डायरेक्ट वहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया, तो कहने का मतलब आप इसको और भी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आसानी से क्या करना, तो सबका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। जितना भी मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो जिससे मैच कर जाए उसी को टिक कर देना। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है पूरे मोल कॉन्सेप्ट से, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। बताया गया यहाँ पर क्या किया जाएगा, किसी एक केमिकल रिएक्शन को दे दिया जाएगा या फिर उस केमिकल रिएक्शंस के बारे में थ्योरी में दे दिया जाएगा। उसको आपको बनाना पड़ेगा केमिकल रिएक्शंस, और आपको क्या करना पड़ेगा, उसी की मदद से वहाँ पर अपने मोल के कॉन्सेप्ट को उसके ऊपर लगाना है, और वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी अमाउंट कितना यूज़ हो रहा है या फिर कितना वहाँ पर बनेगा, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आपको समझाने के लिए हम लोग कोई केमिकल रिएक्शंस लेते हैं, और केमिकल रिएक्शन जैसा कि आप हाइड्रोकार्बन वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने वहाँ पर कंबर्शन रिएक्शंस के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, मान लिया यहाँ पर कोई हम कंपाउंड लेके चलते हैं, मान लिया C2H4। ठीक है, यहाँ पर C2H4 नाम का यहाँ पर कोई एक कंपाउंड लेके चलते हैं हाइड्रोकार्बन, और इसका क्या करते हैं, यहाँ पर कंबर्शन कराते हैं। और आपको बताया था कंबर्शन का एक सिंपल सा मतलब समझना, अगर कंप्लीट कंबर्शन की बात करें, कंबर्शन का मतलब कंप्लीट कंबर्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन जितना होगा उतने का क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, और जितना हाइड्रोजन होगा उसका आधा क्या बनेगा, वाटर। 4 हाइड्रोजन है, उसका आधा 2 वाटर। और आपको बताया था सबसे लास्ट में क्या करना था, ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। तो टोटल यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में, 2 2 4, 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 का आधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3। तो याद रखना, तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का रिएक्शन बेस्ड होगा, वहां पर सबसे पहली चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसका आंसर सही नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंबर्शन रिएक्शन लिया, और यहाँ पर आप देखोगे रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है। अब इससे मोल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपको पता है इसके आगे जो यहाँ पर कोई रिएक्शन लिखी जाती है, इसके आगे जो नंबर लिखा जाता है वो किसको बताता है, वो मोल को बताता है। ध्यान रखना, वो हमेशा मोल को बताता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये कितना है, आप बताओगे ये 1 मोल है। यहाँ पर कितना लिखा गया, 3, ये 3 मोल है, और यहाँ पर ये 2 मोल। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 मोल हो जाता है ये। तो अगर हमसे कह दिया जाए इसको आप अपने मोल की भाषा में पढ़ो, तो आप कैसे पढ़ोगे, बताइए कि जब 1 मोल C2H4 लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं, उसको बर्न करते हैं, 1 मोल C2H4 को हमको जलाना है, तो हमें 3 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर के कहीं 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वहाँ पर वाटर रिलीज होता है। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ा जाता है, मोल के रिस्पेक्ट में ऐसा पढ़ा जाता है, विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग मोल की बात कर रहे हैं। चलिए, अच्छा अगर बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वेट, वेट का मतलब मास। अच्छा, 1 मोल का मास क्या हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना, मोल बराबर हमको पता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है कि नहीं होता है। अगर हमसे कह दिया जाए मोल के नंबर को 1 कर दो, अगर n बराबर 1 किया तो वेट क्या हो जाएगा, आप बताओगे वेट इक्वल किसके हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, यही तो हो जाएगा। आप खुद एक पल के लिए यहाँ पर सोचो तो क्या हो जाएगा, आपका जो भी वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। सेम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, आप बताओगे इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, आप बताओगे 12 दूनी 24 ही हो जाएगा, 24 4 28 हो जाएगा, तो 24। और ये किस में आएगा, वेट की यूनिट क्या रखते हैं हम लोग यहाँ पर, ग्राम। तो बताइए 24 ग्राम ये हो जाएगा। अच्छा बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, 1 मोल ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, और वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, यही तो हो जाएगा 32। लेकिन यहाँ पर कितने मोल हैं, 3 मोल, तो 32 × 3 कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 96 ग्राम। ठीक है, 96 ग्राम यहाँ पर आ जाता है। चलिए अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अगर 1 मोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 होता है, 44 होता है। यहाँ पर 2 मोल है तो आप बताओगे कितना हो जाएगा, 88 ग्राम, 2 × 44। ऐसे वाटर क्या हो जाता है,
एक वाटर मॉलिक्यूल होता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 18। तो यहाँ पर अगर 2 की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 18 कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। तो कहने का मतलब अब अगर वेट के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाए हम लोग कैसे पढ़ने वाले कहेंगे, अगर 24 ग्राम मास की बात करें, 24 ग्राम अगर C2H4 को हम लोग क्या करते हैं जलाना चाहते हैं तो वहाँ पर 96 ग्राम आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, ऑक्सीजन कितना ज़रूरत पड़ेगा 96 ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर के 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और 36 ग्राम वहाँ पर वाटर रिलीज होगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, ये तो वेट के टर्म में हो गया, मोल के टर्म में हो गया। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ध्यान देना, वॉल्यूम एट एनटीपी पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमसे देखा जाए तो याद रखना यहाँ पर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आपको बताया यहाँ पर मोल बराबर VNTP अपान 22.4, यही तो चलता है। अगर कह दिया जाए भैया यहाँ पर मोल के नंबर को 1 कर दो, अब बताओ एनटीपी पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आप बताओगे एनटीपी पर वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा 22.4 के, यही तो हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एनटीपी पर? आप बताओगे 22.4 लीटर आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं वॉल्यूम के टर्म में। तो 1 मोल ही तो लिखा गया C2H4, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा एनटीपी पर? आप बताओगे 22.4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ यहाँ पर ये 3 है तो क्या हो जाएगा 3 × 22.4। अच्छा यहाँ पर 2 मोल प्राप्त हो रहा है तो 1 के लिए मैंने बताया 22.4 होता है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 2 × 22.4, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 2 × 22.4। ध्यान देना, अगर इसके टर्म में हमसे पूछा जाए कि कैसे पढ़ने वाले हो कॉन्सेप्ट को, बताइए अगर 22.4 लीटर C2O4 को कभी बर्न करना हो तो 3 × 22.4 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर के आपको क्या क्या मिलने वाला है 2 × 22.4 लीटर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 2 × 22.4 यहाँ पर क्या हो जाएगा वाटर आपको मिलने वाला है। चलिए कॉन्सेप्ट और यहाँ पर देखते हैं। अगर विथ रिस्पेक्ट टू नंबर की बात करते हैं, कैपिटल N में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नंबर, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? आप बताओगे नंबर के साथ मोल का फॉर्मूला N/N चलता है। अगर यहाँ पर भी मैंने N की वैल्यू को 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा? आप बताओगे N बराबर किसके? एवोगैड्रो नंबर के हो जाएगा। चलिए, तो कहने का मतलब मोल के नंबर 1 हैं और 1 मोल का नंबर 1 है, तो वहाँ पर आपको वैसे भी पता है नंबर कितना हो जाएगा एटम्स का, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स का एवोगैड्रो नंबर के बराबर। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए C2H4 कितना मोल है A, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसके? एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.02 × 10⁻23 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप बताओगे यहाँ पर 3Na हो जाएगा, यहाँ पर 2Na, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2Na हो जाता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है। और दूसरी बात याद रखना, ऐसा नहीं है हमेशा लीटर की बात कर रहे हैं तो लीटर का लीटर के साथ ही रिलेशन हो, ग्राम का ग्राम के साथ हो, मोल का मोल के साथ हो, नंबर का नंबर के साथ हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है आपको यहाँ पर जिस कंपाउंड को जलाना है या फिर रिएक्शन करना है उसका मास दिया जाए और आपसे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है वो उसका वॉल्यूम पूछा जाए, तो हमको क्या करना है? हम कहेंगे 24 ग्राम को जब जलाते हैं तो वॉल्यूम कितना प्राप्त होता है? 2 × 22.4 होता है। ठीक है, अगर ग्राम के साथ ही पूछ रहा है, बताएंगे 24 ग्राम को जलाते हैं तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है? 88 ग्राम होता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 24 ग्राम को हम लोग जब जलाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, बताओ एनटीपी पर 3 × 22.4 होता है, या फिर मास पूछा जाए कितना हो जाएगा 96 ग्राम हो जाएगा। जो भी पूछा जाएगा उसका रिलेशन हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। समझ में आया? इसको क्वेश्चन से कंफर्म करते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ द इथाइलिन। अगर 2.8 ग्राम इथाइलिन दे गया, इथाइलिन का मतलब C2H4 है, बताइए कि इसका कंप्लीट कंबर्शन करना है तो ऑक्सीजन का कितना मास यहाँ पर जरूरी होगा। तो सबसे पहले आपको एक कंप्लीट रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको बताइए इसको हम लोग बर्न करेंगे, यहाँ पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल यहाँ पर वाटर निकलता है। ठीक है, किसी के बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ पर इसका केवल ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा रहा है। और अभी इससे पहले इसको मैंने बैलेंस करके दिखाया था, यहाँ पर कितना आ जाता था 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 दूनी 4 2 6 हो जाता था, उसका आधा यहाँ पर लिख दिया। और मैंने आपको बताया था ये कितना मोल यूज हुआ है रिएक्शन में 1, और ये कितना हो रहा है, इसका हिस्सा कितना हो रहा है 3। अगर ये 1 मोल यूज हो रहा है तो ये 3 मोल हो रहा है। 1 मोल का इसका मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। 12 दूनी 24 4 28 हो जाएगा, 28 ग्राम होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको बताओ कितना हो जाएगा? ग्राम की बात करते हैं तो 96 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब 28 ग्राम लेकर के चलते हैं तो ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ती है 96 ग्राम।
तो अगर आपसे कह दिया जाए आप 1 ग्राम लेके चलो तो कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, 96/28, तो 1 ग्राम का आपको पता चल गया। अगर कभी भी अगर C2H4 आप बताते हो 1 ग्राम लेके चलते हो तो ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत, 96/28 आ जाता है। अब आपसे कितने ग्राम की बात कर रहे हैं पता है, 28 ग्राम की बात कर रहा है। तो आपको पता है जब 1 का पता चल गया, अब उसके बाद चाहे जितने का पूछा जाए तो क्या करना है, उसी में मल्टीप्लाई कर देना है। 96/28 इंटू 2.8 ग्राम का पूछा गया, ये कैंसिल हुआ, 0.1 आया, मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9.6 ग्राम। कितना आ जाता है यहाँ पर 9.6 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कहा गया फ्रॉम द कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ 20 ग्राम CaCO3, अगर 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके चलते हैं एट STP द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, बताइए इसका कंप्लीट डिसोसिएशन करते हैं और आपको पता है ये सेकेंड A कार्बोनेट है, अगर इनको तोड़ा जाता है ये अपने ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही इनका कॉन्स्टेंट होता है, ऐसे यहाँ पर टूटते हैं। ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये गैसेस फॉर्म बनता है। और आपसे बताया कि अगर इसका 20 ग्राम लेकर के चलेंगे तो बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो ये तो बाद की बात है, पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आप बताओगे इसका हम लोग 1 मोल यूज़ करते हैं तो डिसोशिएट होकर के 1 मोल क्या करता है कैल्शियम कार्बोनेट और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। और 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मास दिया गया, 1 मोल का मास आपका निकल के आएगा, इसका इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका 40 हो जाता है और इसका 60 होता है कार्बोनेट का, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो 1 मोल का मास इसका 100 ग्राम है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर रिलेशन, अगर ये 100 ग्राम लेकर के चलते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ 1 मोल का वॉल्यूम इसका कितना होगा, NTP पर कितना हो जाएगा 22.4 इतना लीटर। तो आपका रिलेशन यहाँ पर आ जाता है 100 ग्राम कार्बोनेट लेके चलते हैं तो 22.4 लीटर आपको वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ऐसे अगर कह दिया 1 ग्राम अगर लेकर के चलेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 22.4 बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा। समझ में आया, तो 100 आ जाता है यहाँ पर। लेकिन आपसे कितने ग्राम की बात कर रहे हैं, 20 ग्राम की बात कर रहे हैं। जब 1 का पता चल जाए उसके बाद चाहे जितने का भी पूछा जाए उसी में मल्टीप्लाई कर देना है। 22.4 बटे 100 इंटू 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20×5 100 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको काटोगे तो यहाँ पर 4.48 इतना आ जाएगा, इतना लीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो कहने का मतलब ये रिलेशन चलता है। मैंने आपको पूरा सब कुछ कॉन्सेप्ट बताया, बस आपको देखना है किसका किसके साथ रिलेशन, इसका मास का उसके वॉल्यूम के साथ रिलेशन देखना था। तो अगर आपने ये पहली लाइन आपको समझ में आया तो उसके बाद आप वहाँ पर कॉन्सेप्ट को लगा सकते थे, यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, यहाँ पर बताया गया लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये होता क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से बताओ, जब कोई भी रिएक्शंस हो और उस रिएक्शंस में रिएक्टेंट 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा का मतलब यहाँ पर A लिया और B लिया, ठीक है, 2 से ज़्यादा कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कहा गया हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर कोई रिएक्शंस कराते हैं, वहाँ पर रिएक्टेंट्स के नंबर 1 से ज़्यादा हैं और उसमें से क्या करना था। ठीक है, मान लिया इसमें से कोई एक रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन के दौरान जल्दी खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है। और आपको पता है अगर P नाम का प्रोडक्ट बन रहा है वो तब तक बनेगा जब A और B आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, जब तक ये कंबाइन करेंगे तभी वहाँ पर P बन सकता है, कोई अकेला वहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो रिएक्शन के लिए दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। लेकिन मान लिया हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, जो हमारा A था वो बहुत एक्सेस में था, बहुत अधिक मात्रा में था। तो अब क्या हो जाता है, जब रिएक्शन शुरू होती है तो पहले तो दोनों मिल करके प्रोडक्ट बना रहे और बीच में पता चला क्या हो जाता है, ये जल्दी से खर्च हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अगर पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन के दौरान, चाहे जो भी पहले खर्च हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, अब हम लोग इसको LR कहेंगे। तो जो भी रिएक्शन के दौरान पहले खर्च हो जाता है, कौन खर्च होगा ये आप बता नहीं सकते हो, वहां पर आप रिएक्शन कराओगे, देखोगे तब आप बता सकते हो। ऐसा नहीं आपको पता चलेगा किसी की मात्रा ज़्यादा दी गई है तो वो क्या हो जाता है, वो जल्दी नहीं खर्च होगा, कोई भी पहले खर्च हो सकता है, क्योंकि वहां पर रिएक्शन में उनका कॉम्बिनेशन कैसे चल रहा है ये मायने रखता है। अब सवाल आता है, चलो ठीक है, आपने बताया कि जो खर्च होगा उसको हमने लिमिटिंग रिएजेंट कह दिया। अब बात ये आती है, चलो लिमिटिंग रिएजेंट कह दिया तो इस लिमिटिंग रिएजेंट से कि आपको क्या सीखने को मिलता है, बताया कि यह लिमिटिंग रिएजेंट हमें यह बताएगा
कि बनने वाला प्रोडक्ट हमारा कितनी मात्रा में बना है, कितनी अमाउंट में बना है, कितने मास में बना है, कितने मोल में बना है, कितने वेट में बना है, वो कौन डिसाइड करेगा? ये लिमिटिंग रीजन बताएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये जहाँ पर खर्च हुआ रिएक्शन वहीं पर रुक जाती है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स के अमाउंट को बताएंगे, ठीक है, वेट ऑफ प्रोडक्ट को बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर मोल ऑफ प्रोडक्ट को बताएंगे, कितना अमाउंट में हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स के नंबर बनेंगे, वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना बनने वाला है। तो कहने का मतलब लिमिटिंग रीजन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे हम आसानी से बता सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसके अमाउंट को बता सकते हैं वो कितनी मात्रा में बना है। अब इस बात को हम लोग क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ पर लोग डिसाइड करते हैं कि पहले एग्जाम्पल समझते हैं तब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपसे कह दिया जाए कि कैसे पहचानेंगे इसमें से जितने भी रिएक्टेंट्स हैं इसमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, कैसे पहचाना जाएगा, एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है मोल का या फिर वॉल्यूम का, ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है आपको मोल दिया गया, एक रिएक्शन बताया गया ए है और 3B है, ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और आपको ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है ए के 3 मोल यूज हो रहे हैं और बी के भी 3 मोल यूज हो रहे हैं, बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो कहने का मतलब दोनों के अमाउंट तो आपको यहाँ पर लग रहा है कि दोनों के मोल के नंबर सेम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कहाँ से, याद रखना, ठीक है, इससे डिसाइड नहीं होता है कौन ज़्यादा कौन कम है। कैसे डिसाइड होगा मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको देखना था मोल के नंबर कितने कितने यूज हुए, फिर आपको क्या करना है अगले स्टेप में, मोल को क्या करना था, उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना था, उनके जो गुणांक हैं उससे डिवाइड करना है। गुणांक का मतलब यहाँ पर जो नंबर है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। तो सबको क्या किया, जितने भी मोल थे जिसके उसके मोल को उसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 को क्या किया 1 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3 आया। यहाँ पर क्या है 3 था, मोल के नंबर 3 और कोएफिशिएंट भी 3, तो डिवाइड किया कितना आया 1। तो किसकी वैल्यू कम है, आप बताओगे ये वैल्यू तो 3 है, ये 1 है, जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो कहने का मतलब मोल को क्या करना था, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना था, डिवाइड करने के बाद जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वही हमारा हो जाएगा वहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, सबके मोल, इसके 4 मोल, इसके 5 मोल, इसके 12 मोल दिए हुए थे। आपसे पूछा गया लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, आपने क्या किया, बोला कि 4 को डिवाइड किया 2 से, कितना आ गया 2। इसको क्या किया 5 को डिवाइड किया, कितना है 1 से, तो ये कितना आया 5। अब यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, ये 12 है, किससे डिवाइड किया 3 से, तो कितना आया 4। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी आई है यहाँ पर, ए वाले की, कितनी निकल के आई है 2। तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कम, वो कौन है, ए। तो कहने का मतलब ऐसे समझ में आया आपको कैसे वहाँ पर देखा जाता है। तो सबको क्या करना था, उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना था मोल को, और जा करके आपका वहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू निकल के चली आ जाती है, वहाँ पर कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं आखिर प्रोडक्ट कितनी मात्रा में बनेगा, कितने अमाउंट में बनेगा, उसको कैसे डिसाइड किया जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था अगर लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ रहे हैं तो उसका काम ये होता था कितने मोल वहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, कितने अमाउंट आपका प्रोडक्ट बन रहा है। इसी को पढ़ने के लिए, इसी को समझने के लिए हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। आपसे बताया गया 5 मोल 2A है और 9 मोल यहाँ पर 3 बताया गया, B के बारे में बताया गया। आपसे पूछा गया बताओ कितने C बनेगा और कितने मोल यहाँ पर D बनेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चलेगा आपको पता है, मैंने बताया था जो भी मोल है उसको कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, ये आ जाता है 2.5 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ 9 था, 9 को क्या किया 3 से डिवाइड किया, कितना आया 3 आ जाता है। तो कहने का मतलब वैल्यू छोटी किसकी है यहाँ पर 2.5 वैल्यू छोटी है। तो कहने का मतलब ए आपका क्या है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट। अब रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनेगा कौन बताएगा, ए की बी, आप बताओगे ए वाला बताएगा, और वो कितना होगा यहाँ पर 2.5। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर हमसे कह दिया जाए वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, तो कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद, मोल को कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू सबसे कम आएगी उसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, और वो कितना है 2.5। ऐसे याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन आपका जल्दी आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना है 2.5। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ए, और अगर आपसे पूछा जाए उसकी वैल्यू कितनी है 2.5 है, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना। अगर हमसे पूछा जाए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो याद रखना यहाँ पर, याद रखना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट।
तो जिस प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके अमाउंट को जानना चाहते हैं, उसके गुणांक को यहाँ पर लिखो और जो भी आपका क्वेश्चन के दौरान सॉल्व करते दौरान वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रीजन आया उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका वहाँ पर अमाउंट निकल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, आपने कहा हमारा वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रीजन कितना है 2.5 है, तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ सी का अमाउंट कितना हो जाएगा, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको पता है इसके कोफिशिएंट कितने हैं 1, तो 1 इंटू, क्योंकि यहाँ पर था कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रीजन, और लिमिटिंग रीजन की वैल्यू कितनी है 2.5 कर दिया, कितना आया 2.5। आपसे पूछा जाए सी के कितने मोल बनेंगे 2.5 बनेगा। अच्छा, अगर आपसे डी के बारे में पूछा जाए कितना मोल बनेगा, आप बताओ कि इसके कोफिशिएंट कितने हैं, आपने कहा 2 हुआ। अगर आपसे पूछा जाए बताओ लिमिटिंग रीजन की वैल्यू, आपने बताया 2.5 हुआ, तो आपसे पूछा कि कितना बन जाएगा, आप बताओगे 5 मोल। तो समझ में आया, जिसका भी आपको जिस प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है, बस एक क्या करना है, उसके गुणांक कितने हैं, 1 है तो 1 इंटू लिमिटिंग रीजन, 2 है 2 इंटू लिमिटिंग रीजन कर देना है, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रीजन। और वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रीजन को कैसे निकाला, आपको बताया यहाँ पर जब कोफिशिएंट वैल्यू को मोल को क्या किया, कोफिशिएंट से डिवाइड किया, जो वैल्यू सबसे कम आई उसी को हम लोग डायरेक्ट कह देंगे वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रीजन है, और इसी की मदद से आप प्रोडक्ट को आसानी से बता सकते हो कितना बनता है।